Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. My dear friends, जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी 1000 MCQs की, ये उसका 5th सेशन है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने MCQs इसमें इंक्लूड किए हैं वो टोटली टारगेटेड है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो UGC नेट हो या फिर कोई PGT एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ DSSB, KVS, NVS, रीट, HTET या फिर कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, तो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी MCQs हम इंक्लूड करते हैं टोटली टारगेटेड होते हैं कि वो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हूँ कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आने के पूरे चांसेस हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ इस तरह की टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। और MCQ सीरीज़, इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल बेसिस जितनी भी सीरीज़ हैं उनको आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये देखिए 46 आज का क्वेश्चन फर्स्ट है। ये द यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम डिज़ाइंड इज़ डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड। वो कहते हैं जो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है ओनली सर्टेन स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसको ध्यान में रखकर, कस्टमर को ध्यान में रखकर, ठीक है, जो उसको यूज़ करने वाला उसको ध्यान में रखकर उन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। देखिए डिज़ाइन किया जाता है तो उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। माय डियर फ्रेंड, ये मॉक टेस्ट है और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा हो सकता है? यस, राइट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी मान लीजिए जो भी प्रोग्राम बनते हैं कंप्यूटर में वो ओरिएंटेड होते हैं किसी यूज़र के लिए कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। मान लीजिए MS वर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग, वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। या फिर आप हाल फिलहाल आप वो एग्जांपल ले लीजिए जिसका हम कह सकते हैं कि लाइक टिकटॉक, वो भी एक डिज़ाइन किया हुआ है और यूज़र ओरिएंटेड है कि कौन इनको यूज़ कर सकता है, किस तरह का कंटेंट इसके अंदर होगा, ठीक है। या फिर कोई भी आप पावर पॉइंट है या फिर कोई अदर है, शेयर इट है, कोई भी एप्लीकेशन जो डिज़ाइन की हुई है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन की जाती है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड वन। आज का सेकेंड वन है ये 47। विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन इंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। वो कहते हैं अगर आप इंश्योर करना चाहते हो अपने बिजनेस एंटरप्राइज में कि आपका जो प्रोग्राम है एथिक्स का, बिजनेस एथिक्स, वो बहुत परफेक्टली चल रहा है, तो आप किससे इंश्योर कर सकते हो? किस चीज़ से आप इंश्योरिटी फुल इंश्योरिटी कर सकते हो कि आपका जो बिजनेस एथिक्स हैं वो आपके एकदम अप टू लेवल है? फर्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ कोड, सेकेंड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ compliance mechanism, fourth, none of the above. Yes, I hope you have given right answer and yes, that is employees. अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो आप टारगेट कर रहे हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें आप उनकी पूरा इन्वॉल्वमेंट है तो आप बिजनेस एथिक्स को फुल्ली प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 48. It is a network of a number of branches situated at different localities in the city or in the different part of the country. वो कह रहे हैं एक ऐसा नेटवर्क, की पॉइंट्स देखिए, ऐसा नेटवर्क जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज होते हैं और सिचुएटेड होते हैं या तो डिफरेंट किसी भी सिटी की डिफरेंट लोकेलिटीज़ में या फिर कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, तो उनका नाम क्या होता है? फर्स्ट, मल्टीपल शॉप्स, सेकंड, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, थर्ड, हायर परचेज सिस्टम, फोर्थ, इंटरनेट मार्केटिंग। आपको आंसर देना होगा
और अपना स्कोर ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर तो है मल्टीपल स्टोर्स। देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक मल्टीपल स्टोर, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कॉफ़ी कैफ़े डे का, सीसीडी का, ठीक है, सीसीडी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बहुत सारी चेन है ना, इसका चेन स्टोर है, लाइक बहुत एक सिटी, मान लीजिए गुरुग्राम का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं या फिर दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक दिल्ली में ही बहुत सारे इसके मल्टीपल स्टोर्स हैं। जैसे जैसे आप अदर उसमें जाओगे, स्ट्रीट में या फिर सिटी के किसी भी पार्ट में जाओगे तो सीसीडी आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। तो एक तरह से क्या है, मल्टीपल स्टोर है, उनकी एक चेन है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 49। असर्शन है इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू ओवर स्पेशलाइजेशन। वो कहते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो लीड करता है ओवर स्पेशलाइजेशन को। रीज़न बता रहे इसका, ओवर स्पेशलाइजेशन में बी डिजास्टर फॉर अ कंट्री। वो कहते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो ओवर स्पेशलाइजेशन होता है उसकी वजह से किसी भी कंट्री के लिए बहुत डेंजरस है। वो कह रहा है, ये कह रहा है कि वो जो स्पेशलाइजेशन है किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से वो उस कंट्री के लिए डेंजरस हो सकता है। क्या ये सही है? इसका जो रीज़न है वो फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट explanation of A. Third, A is true but R is false. And fourth, A is false but R is true. देखो ये तो सच है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड लीड करता है ओवर स्पेशलाइजेशन को, इसका रीज़न दे रखा है, वो डेंजरस भी हो सकता है किसी कंट्री के लिए। क्या ये सच है? एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैसे? मान लीजिए हम एग्जांपल लेते गल्फ़ कंट्रीज़ की, जैसे सऊदी अरेबिया की ले लें। वहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन है कि उनके वहाँ पे टोटली जो बिजनेस है, जो पूरे कंट्री की इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो कंट्री की है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ओनली ऑयल पर कर रही है। अब हमारे पेंडेमिक की वजह से ऑयल पे उनके यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। रीज़न क्योंकि लोग गाड़ियाँ उस टाइम जो लॉकडाउन हुआ था टोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से लोग यूज़ नहीं कर रहे थे ऑयल का, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रेट थे बहुत डाउन हो गए, उनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेस में चली गई थी, है ना। तो ये एक तरह से क्या कहते हैं, डेंजरस हो सकता है अगर कोई भी कंट्री एक या दो, मतलब तो कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ पर ही अगर वो लाई करती है, डिपेंड करती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकती है वो, ठीक है। राइट आंसर इज फर्स्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 50। व्हाट इज नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटेजी। वो कहते हैं किसी स्ट्रेटेजी के लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फर्स्ट, इट इज कंसर्न्ड विद इवॉल्विंग अ न्यू कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड, इट इज स्टैटिक। थर्ड, इट एम्स एट deploying available resources for achieving objectives. And fourth, it is confined to long-term goals and objectives. आपको नोट बताना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये लॉन्ग टर्म गोल्स तो सेट करते हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर एम भी होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं को यूज़ करके हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। ये बिल्कुल सही है। इट इज़ कंसर्न विद इवॉल्विंग अ न्यू कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई भी न्यू कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है उनको भी कंसर्न करता है, क्योंकि हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी स्टैटिक नहीं होती है ना, वो डायनामिक होती है। राइट ऑप्शन इज सेकंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 51। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ, बताइए, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हार्मनी की बात कर रहे हैं। ये किसका प्रिंसिपल है? ऑब्जेक्टिव इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। आपने पढ़ा होगा ना, ज़रूर पढ़ा होगा, और सभी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52। एनी बैलेंस इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड शुड बी। वो पूछ रहा है आपके फॉरफिचर अकाउंट में कुछ बैलेंस रह गया है आफ्टर
इशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, आपने फोरफिटेड शेयर थे उनको इशू कर दिया, उसके बावजूद शेयर फोरफिचर अकाउंट में आपके पास बैलेंस है, तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप? फर्स्ट, एडिट टू द पेड अप कैपिटल, सेकंड, ट्रांसफर टू द गुडविल अकाउंट, थर्ड, ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव. आंसर दीजिए. I hope you have given the right option answer, that is the transfer to the capital reserve account. जो बैलेंस बच जाता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 53. इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स. एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल होता है. कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, थर्ड, इन्फॉर्मल सर्च, एंड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. आई होप दिस इज़ द लड्डू क्वेश्चन, और सभी ने खा भी लिया होगा और डकार भी नहीं मारी होगी. यस, दैट इज़ द ट्रू. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द टूल्स एंड समथिंग रॉन्ग. व्हेन द टूल्स एंड रॉ मटेरियल आर नॉट फाउंड एट द राइट प्लेस, यहाँ से कट कर लीजिएगा, ठीक है. ये when the tools and raw materials are not found at the right place in the company management principle violated is. वो कहते हैं अगर कोई भी रॉ मटेरियल या टूल है राइट प्लेस पे नहीं मिलता है तो कौन सा प्रिंसिपल है वॉयलेट हो रहा है? अपने 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उनमें से ये एक प्रिंसिपल का नाम बताना है आपको. फर्स्ट, स्केलर चेन, सेकंड, ऑर्डर, थर्ड, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फोर्थ, इक्विटी. बताइए. अपना स्कोर ज़रूर बताना भाई साहब, हमें अच्छा लगेगा. हमें भी अपनी मेहनत पे नाज होगा और आपकी मेहनत पे भी नाज होगा कि यस आप लोग भी बहुत कुछ कर रहे हो और हमारे साथ कुछ ऐसे मेहनती कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं. ओके, या दैट इज़ ऑर्डर. राइट थिंग एट राइट प्लेस. राइट ऑप्शन इज सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 55. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. आई होप सभी को ये आंसर ज़रूर पता होगा, लेकिन फिर भी चलते हैं. हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम एंड बेंगलुरु. बताइए. हमारे सिलिकॉन, इंडिया की जो सिलिकॉन वैली मानी जाती है जहाँ पे सिलिकॉन चिप्स बनती हैं, वो है बेंगलुरु. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज विच इज़ नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कंपनीज एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरमेंट दैट नीड टू बी एक्सेस्ड ड्यूरिंग सिचुएशन एनालिसिस ऑफ ई मार्केटिंग. नोट का ध्यान रखना. वो कह रहे हैं अगर कोई बिजनेस, कोई भी है बिजनेस, वो ई मार्केटिंग करना चाह रहा है, ओके, फॉलो करना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में वो कंपनी है कौन सा एलिमेंट, एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट है, उसको कंसीडर नहीं करेगी उस एनालिसिस में. अगर ई मार्केटिंग में एनालिसिस, उस सिचुएशन में एनालिसिस कर रही है ई मार्केटिंग करने के लिए कंपनी, तो एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट का कौन सा एनालिसिस है वो जो नहीं करेगी, ये बताना है आपको. फर्स्ट, डिमांड एनालिसिस, सेकंड, सप्लायर एनालिसिस, थर्ड, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव. बताइए. देखो, डिमांड एनालिसिस तो उसको करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ गोइंग विद ई मार्केटिंग, इसको डिमांड एनालिसिस करना पड़ेगा. कॉम्पिटिटर भी एनालिसिस करेगा. ओके, ये तो इसको भूल ही जाइए, आपके पास 3 ऑप्शन है. लेकिन सप्लायर की क्या ज़रूरत है? आपको इंटरनेट पे काम करें, आपको सप्लायर की ज़रूरत होगी? बिल्कुल नहीं है. तो क्या एनालिसिस नहीं करेगा? सप्लायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर फंड फ्लो एनालिसिस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज शोन इन. वो कह रहा है जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, जो वैल्यू होती है फंड फ्रॉम ऑपरेशन की, वो कहाँ शो करते हो? फर्स्ट, सोर्सेज साइड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड, एप्लीकेशन साइड रॉन्ग है, साइड आएगा, ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड, इंक्रीज स्पीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, फोर्थ, डिक्रीज साइड ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट. ये भी साइड आएगा. ठीक है, 2 मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, टाइपिंग, सॉरी. एनीवेज, बताइए, सभी को पता होगा, सभी ने फंड फ्लो स्टेटमेंट
स्टडी किया है तो यस यू कैन गिव द आंसर। जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इधर हमारे सोर्सेज होते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं, और जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है हमारा वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो सोर्सेज साइड में ये फंड फ्लो जो हमारी वैल्यू होगी फंड फ्रॉम ऑपरेशन शो होगी। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड। वो कह रहा है, वो पूछ रहे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है आपकी ऑल ऑफ द सोर्स की, उसको क्या नाम दिया जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल सोर्सेज वेदर इट इज़ मीन्स इंक्लूड करके इक्विटी, डेब्ट या फिर आपके जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, लोन्स होते हैं, उन सब की कंपोजिट जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्पेसिफिक, कंपोजिट, थर्ड इम्प्लिसिट एंड फोर्थ सिंपल एवरेज कॉस्ट। बताइए। यस दैट इज ट्रू। स्पेसिफिक कॉस्ट, इसको स्पेसिफिक कॉस्ट बोला जाता है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेब्ट और रिटेन्ड अर्निंग प्लस में जो लोन साथ में मिलकर जो कॉस्ट निकलती है उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कॉस्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर। जो हमारा हम जो बनाते हैं, कंपनी बनाती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, वो किसके लिए अवेलेबल होता है? फर्स्ट रिडेम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड रिडेम्पशन ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर्स, थर्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड फोर्थ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। आप पता होगा एक कंपनी है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाती है और वो अगर उसको यूज़ करना उस फंड को तो क्या करती है? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हैं उसको इश्यू कर देती है। ओके, यहाँ पे यूज़ कर लेती है। राइट ऑप्शन इज फोर्थ। 60, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। वो कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इम्प्रूविंग कस्टमर कॉन्फिडेंस, सेकंड सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स, थर्ड प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर। लड्डू क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपने आंसर दे दिया होगा। यस दैट इज फोर्थ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा बहुत सारी MCQs हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत सारे अदर वीडियोज़ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और टारगेट कर सकते हो अपने किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्लियर करने में। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 61, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज डेवलप्ड बाय। किसने दिया था? मास्लो ने दिया था, हर्जबर्ग ने दिया था, मैकक्लेंड ने दिया था या व्रूम ने दिया था? बताइए। 2 फैक्टर थ्योरी याद रखना। देखो मास्लो ने क्या दिया था? नीड हायरार्की, हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी, मैकक्लेंड ने नीड थ्योरी और व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ओके, राइट ऑप्शन इज सेकंड। So my dear friends, this is the end of the session. Thank you so much. Goodbye.